आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार और उसकी जो जटिल संरचना है उस पर बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और हमारे पास जो भी आज अध्ययन सामग्री और नोट्स हैं, हम उन्हीं के आधार पर इस प्राचीन सभ्यता के सटीक विस्तार को समझेंगे। शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो सच में सोचने के तरीके को बदल सकता है। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में मिस्र के पिरामिड या वहां की भव्यता ही आती है। बिल्कुल, लेकिन क्या कहते हैं, ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन मिस्र की सभ्यता से कोई 1 या 2 गुना नहीं, बल्कि पूरे 20 गुना बड़ी थी। 20 गुना बड़ी थी। और मैं तो कहूंगी कि अगर हम इस तुलना को थोड़ा और आगे ले जाएं तो तस्वीर और भी चकित करने वाली हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया, इन दोनों महान सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल को आपस में मिला भी देना, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों के संयुक्त आकार से 12 गुना अधिक विस्तृत थी। 12 गुना ज्यादा? मतलब ये तो सच में दुनिया की सबसे विस्तृत समकालीन सभ्यता हो गई। बिल्कुल, और ये कोई छोटी स्थानीय संस्कृति नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा और सुव्यवस्थित तंत्र था। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो नोट्स के मुताबिक ये सभ्यता लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैली थी। 8 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका जो आकार था वो मुख्य रूप से त्रिभुजाकार या एक ट्रायंगल जैसा था। एक विशाल ट्रायंगल जो आज के आधुनिक भूराजनीतिक मानचित्र पर देखें तो 3 देशों की सीमाओं को पार करता है। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना भारत। और अगर हम इसकी भौगोलिक लंबाई चौड़ाई देखें तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक इसका जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर का था। 1600 किलोमीटर की दूरी का मतलब है अलग अलग तरह की जलवायु और पूरी तरह से भिन्न भौगोलिक चुनौतियां। और इन्हीं चुनौतियों ने इस सभ्यता की सीमाओं को आकार दिया, क्योंकि उस समय कोई कृत्रिम राजनीतिक सीमाएं तो थी नहीं। हाँ, नदियां और संसाधन भी सीमाएं तय करते थे। बिल्कुल, नदियां तो उस समय के प्राचीन हाईवे नेटवर्क की तरह काम करती थीं। अगर हम इस 8 लाख वर्ग किलोमीटर के ट्रायंगल के चारों कोनों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है। तो अगर हम सबसे उत्तरी छोर पर नजर डालें तो वहां कौन सा स्थल आता है? जम्मू में चनाब नदी के किनारे स्थित मांडा इस सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। और इसके अलावा रहमान ढेरी को भी उत्तर का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मांडा से बिल्कुल दक्षिण की ओर यानी 1400 किलोमीटर नीचे की तरफ यात्रा करें तो हम महाराष्ट्र के दैमाबाद तक पहुंचते हैं, जो कि प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इसका सबसे दक्षिणी छोर है। और इस बीच में, मतलब उत्तर से दक्षिण के मार्ग में, गुजरात के तटों के पास महगम, भगत राव और मालवन जैसे स्थल भी आते हैं। सही कहा। अब अगर हम इसके पूर्व से पश्चिम के विस्तार को देखें तो सबसे पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आता है। हिंडन नदी के किनारे बसा आलमगीरपुर ना? बिल्कुल। और इसी क्षेत्र में हुलास नाम का एक और स्थल है जो पूर्वी विस्तार को दर्शाता है। और इसी आलमगीरपुर से अगर हम पश्चिम की ओर अंतिम छोर तक जाएं तो हम बलूचिस्तान के इलाके में पहुंचते हैं, जहां दाश्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर स्थित है। और इसके पास ही सुतका कोह नाम का एक और पश्चिमी स्थल भी है। तो जब हम मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुतका गेंडोर इन चारों को मिलाते हैं तब जाके वो 8 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल त्रिभुज बनता है। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इतने विशाल क्षेत्र में बस्तियों का घनत्व बहुत ज्यादा था। हाँ, इतने बड़े इलाके को देखकर लगता है कि बस्तियां दूर दूर होंगी, लेकिन नोट्स बताते हैं कि इसके लगभग 3000 के करीब स्थान मिल चुके हैं। 3000 स्थान? सच में? ये हजारों बस्तियों और नगरों का एक जाल था। हाँ, अगर हम देशों के अनुसार देखें तो अफगानिस्तान, जो कि बाहरी छोर था, हाँ, वहां भी स्थल मिले हैं। अफगानिस्तान में शोरथुगाई और मुंडीगाक जैसे स्थल हैं। शोरथुगाई तो शायद किसी विशेष कारण से बसाया गया था। हाँ, ये मुख्य रूप से कीमती पत्थरों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक तरह की चौकी थी। और पाकिस्तान में तो इसे 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है: बलूचिस्तान, सिंध और रावी क्षेत्र। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां मेहरगढ़, राणा घुंडेई, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, दाबरकोट
और दमसादात जैसे स्थल हैं। मेहरगढ़ तो कृषि के शुरुआती साक्ष्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जब हम सिंध की तरफ आते हैं तो बस्तियां पूरी तरह से नदियों के प्रवाह पर निर्भर हो जाती हैं। बिल्कुल, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित हैं। और आमरी भी दाएं तट पर ही है। जबकि कोट दीजी और जो औद्योगिक शहर चिन्होदड़ो है वो बाएं तट पर मिलते हैं। इसके अलावा लखियुन जोदड़ो और जुदेर जोदड़ो भी बाएं तट के हिस्से हैं और अली मुराद भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। नदियों के किनारों का ऐसा चुनाव स्पष्ट रूप से व्यापार और बाढ़ प्रबंधन को ध्यान में रखकर किया गया था। और उत्तर में पंजाब या रावी क्षेत्र में जाएं तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा मौजूद है। और वहीं रहमान ढेरी, गनेरीवाल, सरायखोला और डेरा इस्माइल खान जैसे प्रमुख स्थल भी स्थित हैं। ये तो हो गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात, लेकिन एक धारणा है कि क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है तो शायद मुख्य केंद्र वहीं था। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल वास्तव में भारत में पाए गए हैं। और भारत में भी सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। बिल्कुल, गुजरात को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं, पच की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा जैसा विशाल महानगर है। सुरकोटड़ा, देशलपुर और जूनी कूरन जैसे स्थल भी वहीं आते हैं। और खंबात की खाड़ी जो व्यापार का प्रवेश द्वार थी, वहां हमें लोथल मिलता है जो अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता है। लोथल के अलावा प्रभास पाटन, रंगपुर, भगतराव और नागेश्वर जैसे व्यापारिक स्थल भी वहीं हैं। गुजरात के अलावा भारत के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक इन बस्तियों का सिलसिला मिलता है। इतने विशाल क्षेत्र में 3000 बस्तियां, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये सभी शहर एक ही समय में बस गए थे? नहीं, इतिहास में ऐसा नहीं होता। इन सभी नगरों को कालखंड के अनुसार 3 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित किया जाता है। तो पहला चरण कौन सा है? पहला है प्राक या आरंभिक हड़क्का चरण। ये वो समय था जब लोग छोटे गांव से निकलकर नगर बनाना सीख रहे थे। इसमें कालीबंगा, सौंथी, बनावली, राखीगढ़ी, भिराना और धौलावीरा शामिल हैं। और इस शुरुआती चरण के कुल 200 स्थल मिले हैं, जिनमें से 179 भारत में और 21 पाकिस्तान में है। फिर आता है दूसरा चरण जिसे विकसित हड़प्पा कहते हैं, जो सभ्यता का चरम था। हाँ, इस दौर में भारत में 570 और पाकिस्तान में 297 स्थल मिले हैं। कुल मिलाकर 867 स्थल। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो तीसरे चरण का है, जिसे पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। बिल्कुल, इस पतन या बदलाव के दौर में स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई थी। नोट्स के अनुसार इसमें कालीबंगा, रंगपुर और रोजदी शामिल हैं और कुल 1101 स्थल मिले हैं। भारत में 980 और पाकिस्तान में 121। ये सोचने वाली बात है कि पतन के समय स्थल सबसे ज्यादा कैसे हो गए। इसका सीधा सा अर्थ विकेंद्रीकरण हो सकता है। जब बड़े महानगरों में रहना मुश्किल हो गया तो लोग वहां से निकलकर छोटे छोटे गांवों में बस गए होंगे। सही कहा, बस्तियों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन उनका आकार बहुत छोटा हो गया। यहाँ कहानी एक नया मोड़ भी लेती है। हमेशा से ये माना जाता था कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी की जो नवीन खुदाइयां हुई हैं, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से बदल दिया है। राखीगढ़ी में 3 नई बस्तियां मिली हैं, जिसके बाद राखीगढ़ी अब संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बन गया है। और अब स्थलों का जो नया क्रम है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले राखीगढ़ी, फिर मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, फिर गनेरीवाल और अंत में धौलावीरा। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे नई खोजों के साथ बदलता रहता है और ये खोजें आजादी के बाद से लगातार जारी हैं। हाँ, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले पंजाब का रोपड़ खोजा गया था और सबसे नवीनतम स्थल गुजरात का कोनेमेर है, जिसे 2006 में खोजा गया। ये सब जानकारी हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज बिना आधुनिक तकनीक के भी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से कितने गहरे जुड़े हुए थे। 1600 किलोमीटर के दायरे में एक व्यवस्थित सभ्यता का होना इंसानी क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस दौर का। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर 2006 में कोनमेर जैसे नए स्थल मिल सकते हैं और राखीगढ़ी की खुदाइयां सबसे बड़े शहर का इतिहास बदल सकती हैं, तो क्या ये संभव है कि आज भी हमारे पैरों के ठीक नीचे किसी अनजान जगह पर इस सभ्यता का कोई ऐसा महानगर दफन हो जो खोजे जाने पर हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख दे? सच में
हम असल में अपने अतीत के बारे में अभी भी कितना कम जानते हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। गहराई से जानने की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।